आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी लाया जाए और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी अब डाला जा रहा है। और अब नंबर ऑफ वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो आप लोग जितने ज़्यादा हो सके रिवाइज करेंगे चीज़ों को, तो एग्जाम हॉल में उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग समझेंगे। भारत के संविधान को समझने से पहले जो आर्टिकल वगैरह आप लोग डायरेक्ट रटने लगते हैं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारत में संविधान का विकास का आधार क्या रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान बना, उसका जो मेन लगभग 70% जो कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट विदेशी स्रोतों से लिया गया। और उसमें से भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन, उससे लगभग 70% कंटेंट कहाँ लिया गया? भारत के संविधान में लिया गया। तो इसलिए कि ब्रिटिश काल में जो सारे नियम लागू हुआ था, वो सारे नियमों को भी आपको समझना है। और जब उन सारे नियमों को आप समझ जाएंगे तो संविधान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम लोग ब्रिटिश भारत की बात करें तो दो टाइप का संवैधानिक विकास हम लोगों को ब्रिटिश भारत के टाइम देखने को मिलता है। एक आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब भारत शासित था, उस टाइम का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। और दूसरा, जब 1857 की लड़ाई होती है, 1857 का सैनिक विद्रोह होता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता की बागडोर है वो कहाँ पर चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन को चली जाती है। कहाँ? ब्रिटिश क्राउन। यानी अब जो है भारत को डायरेक्टली कौन रूल करेगा? ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। तो ये उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भी कुछ अधिनियम आए, जिसे हम जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919। तो उन सारे अधिनियम और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान बनने वाले अधिनियम, इन सारों का बहुत ही शॉर्ट वेज में आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ लाइक वगैरह करने से डेली बेसिस पर वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी अधिनियम पारित हुआ उसके बारे में। किसी को अगर पता नहीं है तो बता दें कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनकर आया था, और जैसे जैसे समय बीतते गया तो वो क्या बन गया? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में फॉर्म हो गया और भारत पर राज करने लगे, शासन करने लगे। और रिपोर्ट कहाँ करता था ये लोग? ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। तो हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली बार जो रेगुलेशन लाया गया उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता वो ये है कि भारत का प्रथम यानी सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही कलकत्ता में क्या हुआ? एक उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या हो जाएगा? एलिजा इम्पे। तो यहाँ से आपको दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना? हम इसको हाईलाइट कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नियमों के आधार पर किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे है। बंगाल का जो गवर्नर था उस पोस्ट को चेंज कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बट उसी पोस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जी से आप याद रखिएगा, जी कर दिया गया। और इस प्रकार से प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कल का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784। आपका वनडे एग्जाम के लिए ये जानना जरूरी है कौन सा एक्ट कब आया था। तो 1784 में आपका क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। और यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना वो ये कि इस एक्ट के तहत ये पहली बार प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाएगा? 1 लाख। बट ये नियम ही बना रहा, धरा के धरा रह गया, कोई भी खर्च वगैरह नहीं किया गया था। और ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते थे कंपनी इंडिया में, और चीनी में व्यापार कर सकते थे। बाकी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार था, एकाधिकार बोलने का मतलब पहले यह था कि इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर ही भारत में व्यापार कर सकते हैं,
बाकी कोई भी व्यक्ति या बाकी कोई भी इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी आकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली था, जिसको खत्म कर दिया गया। और 1803 के चार्टर एक्ट बनने के बाद धड़ल्ले से लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए इंडिया जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि भारत से बेनिफिट ज्यादा हो रहा था। और बहुत सारे कंपनी भी आया उसके बाद। तो ये पूछा जा सकता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और बट इसमें क्या एक्सेप्शन था कि चाय और चीन के व्यापार में अभी भी कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। अब फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। अब चार्टर एक्ट 1833 में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनको क्या बना दिया जाता है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पूछा जाए तो आपसे बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाल का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बट अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः अब ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में क्या कितना सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य शामिल किया गया, तो 4 सदस्य के रूप में एक परिषद गठित किया गया, जिसमें कौन कौन रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा और उसके साथ 4 मेंबर का एक कमेटी गठित हुआ, कानूनी सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1853 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853 में क्या कहता है कि विधि निर्माण हेतु एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता के शुभारंभ हुआ। कब से, 1853। चार्टर एक्ट 1853 से जो यूपीएससी जेपीएससी वगैरह होती है उसके तहत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अप्लाई करने के लिए अब सबके लिए एक ओपन कंपटीशन का आयोजन किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उन सारे अधिनियमों को देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पास हुआ था। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पास होने वाला सबसे पहला अधिनियम कौन सा है आपका, पहला है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब संभलने वाला नहीं है राजकाज। अब क्या करना होगा, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लेना होगा इंडिया को। और इसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और कंपनी शासन जो है सीधे ब्रिटिश शासन अपने अंडर में ले लिया। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद को भारत के वायसराय पदनाम में परिवर्तित कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858। और साथ ही साथ एक नया पोस्ट का क्रिएट किया गया और उस नया पोस्ट का नाम क्या है, भारत का राज्य सचिव। तो भारत का राज्य सचिव एक पद बनाया गया। भारत के राज्य सचिव का काम क्या था कि ये डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करती थी। हम लोग अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को क्या दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। और भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम से जो है भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 से स्टार्ट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 का। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसको, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करना और प्रश्न पूछने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1892 से दिया गया। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पूछा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग और किस अधिनियम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार इसी अधिनियम में बात किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरुआत किया जाएगा, इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से। तो कौन सा अधिनियम से, भारत परिषद अधिनियम 1909 से। फिर आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ये आपका क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है।
और इसी के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और प्रांतों में क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और विषयों को इसमें दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा आपका हस्तांतरित विषय में बांटा गया। तो यहाँ से आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ से पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919 से किया गया। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब से किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यह भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। अब हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ से आपका मैक्सिमम चीजें पूछा जाता है कि केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम में यह बात किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह बात किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई थी उसकी समाप्ति भारत शासन अधिनियम में किया गया। साथ ही साथ केंद्र में अब क्या किया गया, द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। इसमें जो है प्रांत में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बट केंद्र में क्या द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। अब केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो बर्मा को भारत से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। इसके साथ ही साथ सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। तो ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम से संबंधित। तो यह आपको क्लियर हो गया भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में जानेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। सबसे पहला बात आपको याद रखना है भारतीय संविधान सभा के बारे में कि प्रथम बैठक कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुई थी। जब बैठक हुई थी और जिस टाइम संविधान सभा बनी थी उस टाइम जो है इसका गठन किस नियम के तहत या किस योजना के तहत हुई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट मतदान द्वारा नहीं या डायरेक्ट निर्वाचन द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। जिस टाइम भारत का संविधान गठन हुआ था, भारतीय संविधान सभा गठन हुई थी, उस टाइम कुल सदस्यों की संख्या कितनी था, 389 था, जिसमें से ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या कितना था, 296, देशी रियासतों से कितना था, 93 और महिला सदस्य कितना था, 15। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या 15 था। देशी रियासतों की संख्या कितना था, 93 था और ब्रिटिश भारत से कितना था, 296 था और सदस्य संख्या 389। बट ये सारे डाटा आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण होगा तो ये संविधान पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनेगी, तो उस केस में जो है फिर से इसमें फेरबदल आएगा। तो ये डाटा फिर से और एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उस टाइम आपको बताएंगे कि उस टाइम सदस्यों की संख्या कितनी होगी बाद में फाइनल। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे, एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष होंगे। और संवैधानिक सलाहकार, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब हम लोग बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से संबंधित कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करता कौन थे, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन बनाए थे या कौन पास किए थे। तो पेशकर्ता जो थे कौन थे, जे.एल. नेहरू यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया था। ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश किया गया था। पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित कब किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और इसके साथ साथ भारत जो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो ये सारे जो डाटा आपके पास है इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं और ये डाटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी की डाटा है। पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान सभा का, तो एच सी मुखर्जी जो है वो उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे,
तो BN राव जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन या किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था और जो सदस्य लोग भाग लिए थे, उसका चुनाव किस विधि से हुआ था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसको किस तारीख को पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था। और यह पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। इतना डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं संविधान सभा की कुछ समिति और उनके अध्यक्षों के नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात कि कुछ मेन लीडर का हम लोग समिति देखेंगे, जैसे कि संघ शक्ति समिति। कौन सा समिति? संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर हम लोग बात करें नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, यहाँ उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब पूछा जा सकता है आपसे कि प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत का संविधान कब पारित हुआ, कब लागू हुआ और कितना टाइम लगा इसको बनने में। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? पहले आपको याद रखना है दो डेट। 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? आपका संविधान द्वारा पारित हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 एक लागू हुआ। निर्माण में कितना समय लगा? तो निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ये डाटा आप याद रखिएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में अगर हम लोग बात करें कितना भाग है? मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। कितना? मूल संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूची था और 395 अनुच्छेद था। ये सारा डाटा जो है जो आपको याद करना ही होगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। या बार बार जब आप देखेंगे तो ऑप्शन में जब आएगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं, बट बिना याद किए ये डाटा याद आप नहीं रख सकते। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में भाग कितनी है? संविधान का 25 भाग है, 12 अनुसूची है और लगभग 465 अनुच्छेद है। कितना है? 25 भाग, 12 अनुसूची और 465 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितना भाग था? 22 भाग। तो कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ इसमें। 8 अनुसूची था, अब क्या है? 12 अनुसूची है तो 4 ऐड हुआ। और यहाँ 395 अनुच्छेद था और अब 465 अनुच्छेद है। तो लगभग कितना ऐड हो गया? यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो एक बार माइनस करके देख ही लेते हैं इसको हम लोग कि पहले कितना, अब कितना है? 465। पहले कितना था? 395 था। तो अब नया कितना ऐड हुआ है? तो 070। लगभग 70 नए अनुच्छेद इसमें ऐड हुआ है। इतना डाटा आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि भारतीय संविधान को डिफरेंट देशों के संविधान से आइडिया लेकर बनाया गया था। तो कौन सा कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है और एज ए इंडियन सिटीजन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया और सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया। ये सारा पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फिर हम लोग एक एक करके सारा चीज़ों को देखेंगे कि उद्देशिका में क्या बात किया गया है, प्रस्तावना में क्या बात किया गया है। फिर हम लोग पूरा एक बार थोड़ा सा इसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, फिर नए राज्यों का गठन कब किस राज्य का गठन हुआ है और राज्य के गठन के से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मूल अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे बातें हम लोग अब रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारी ऐसा चीज़ें होती है जो हमेशा वीडियो बना करके संभव नहीं है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ही आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।